Good morning, class. In this chapter, we will study about fluid fraction. Fluid, that means two matter, liquid and gas. Now, you have just studied that all solid surface exert friction on solid bodies moving over them, and we have discussed this topic in last lecture. Now, even liquid and gases also exert friction like a solid body when they are moving from one to another surface. This is called fluid friction. Now, liquids and gases however exert lesser friction as compared to the solid surface. जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किन्हीं भी दो सॉलिड सरफेस के बीच में रफनेस के कारण फ्रिक्शन वर्क करता है, बट केवल सॉलिड ही नहीं, लिक्विड और गैस के कारण भी फ्रिक्शन ऑफर होता है. जैसे कि सॉलिड की दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगता है, उसी तरह लिक्विड और गैसेस भी जब किसी सरफेस से रब होते हैं या फिर सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच में भी फ्रिक्शन वर्क होता है. नाउ द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड के कारण होने वाले इस फ्रिक्शन को हम ड्रैग कहते हैं. यानी जहाँ भी आप ड्रैग वर्ड सुनेंगे दैट मीन्स ऐसा फ्रिक्शन जो कि किसी लिक्विड या गैस के थ्रू अप्लाई किया जा रहा है. फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर, पहले हम वाटर के थ्रू ऐसी कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे जहाँ पर हमने फील किया है कि वाटर के थ्रू फ्रिक्शन अप्लाई होता है. तो देखो, जब कोई पर्सन है स्विमिंग करता है तो देखता है कि जब उसे आगे की तरफ मूव करना है तो वाटर उसे आगे की तरफ मूव नहीं करने देता. यानी वाटर और उस पर्सन की बॉडी के बीच में फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है. वो फ्रिक्शन के कारण उसे क्या करना पड़ता है, उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए या उसके इफेक्ट को कम करने के लिए उसे अपने हाथ और पैर को मोशन में लाना पड़ता है. ठीक है, जिसके कारण वो फ्रिक्शन फोर्स जो वाटर के थ्रू ऑफर किया जा रहा है उसे कम कर सके और आगे की तरफ बढ़ सके. तो जो पर्सन स्विमिंग करता है उसकी बॉडी पर फ्लूइड यानी लिक्विड के द्वारा फ्रिक्शन अप्लाई होता है, इसलिए उसे पानी में तैरने में डिफ़िकल्टी होती है. जबकि वो नॉर्मल रोड पर वॉक करना है तो वो आसानी से वॉक कर सकता है, बट वाटर के अंदर उसे मोशन करना है तो उसे वाटर के द्वारा फ्लूइड मतलब लिक्विड के द्वारा फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड किया जाता है उसकी बॉडी पर. नाउ द स्पेशल शेप ऑफ बॉडी ऑब्जेक्ट अराउंड विच इज फ्लूइड कैन फ्लो ऑफरिंग मिनिमम फ्रिक्शन कॉल्ड ए स्ट्रीमलाइन शेप. आपने स्ट्रीमलाइन शेप के बारे में सुना होगा. लिक्विड में मोशन करने वाले जितने भी ऐसे व्हीकल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल शिप, और नेचुरली एग्जांपल ले ले तो फिश, इन सभी के शेप स्ट्रीम लाइन होते हैं. स्ट्रीम लाइन मतलब आगे से शेप सकड़ा होना. देखो आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि बोट का शेप आगे से छोटा है, बिल्कुल सकड़ा है, और फिश का शेप भी ऐसा ही होता है. ऐसा इसलिए होता है कि फ्लूइड किसी भी मोशन करती हुई ऑब्जेक्ट पे अपना फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, और अगर आप आगे का पोर्शन इतना सकड़ा रखेंगे कि फ्लूइड उसके कांटेक्ट में कम से कम आए तो जिसके कारण फ्रिक्शन फोर्स भी कम से कम लगता है. ठीक है, और सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं कि ये जो बिल्कुल सकड़ा सा पोर्शन है ये आसानी से वाटर में अपना रास्ता बना लेता है, क्योंकि वाटर के द्वारा ऑफर्ड फ्रिक्शन और ये आगे का सरफेस एरिया है वो दोनों ही कम है. ठीक है, तो वाटर सरफेस एरिया ही कम होगा तो फ्रिक्शन फोर्स कम से कम लगेगा. थर्ड है बॉडीज ऑफ शिप्स एंड बोट विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, है ना. इट इज़ मेड लाइक अ स्ट्रीमलाइन शेप विच ऑफर्स अ less friction. Now come on the topic friction due to the air. In this topic we will discuss about how friction offered by the air. But we also know that this friction force will be less as compared to the solid and liquid. Solid और liquid के थ्रू applied जो friction होगा उसके comparison में air का friction कम होता है, but होता तो है, कहीं इसका भी utilize हम करते हैं. अब देखेंगे जैसे कि इन नेचर द बॉडीज ऑफ बर्ड्स, आपने बर्ड्स का शेप भी स्ट्रीमलाइन देखा होगा, यानी आगे से चोंच होती है और मुंह सकड़ा होता है ना, और पीछे से थोड़ा सा बॉडी चौड़ी होती है. तो ऐसा किस लिए होता है, ताकि वो जब एयर में यानी ऊंचाई पर जब उड़ते हैं तो एयर के द्वारा उनकी बॉडी पर भी फ्रिक्शन लगता है जो उन्हें मोशन करने से रोकता है. तो उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए उनका शेप स्ट्रीमलाइन होता है ताकि वो एयर को ज़्यादा से ज़्यादा हटा सके, आसपास हटा सके, क्योंकि स्ट्रीमलाइन होने के कारण उनके आगे का पोर्शन बहुत सकड़ा होगा. तो एरिया ऑफ कांटेक्ट ही अगर कम होगा तो फ्रिक्शन फोर्स कम से कम ऑफर्ड होगा. नाउ बॉडी ऑफ एरोप्लेन
बुलेट ट्रेन्स, इनका शेप भी आपने देखा होगा क्योंकि इन सभी पे एयर फ्रिक्शन लगता है, तो इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए उनके शेप भी स्ट्रीमलाइंड होते हैं। नाउ फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी इविल, मतलब कहीं ना कहीं हमने फ्रिक्शन को देखा है कि रफनेस के कारण होता है, रेगुलेटरीज के कारण होता है और ये मोशन को रोकता है। तो इसके लिए इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मोशन रोक लेगा यानी कि ये हमारे लिए बुरा हो गया, ठीक है। इसका कहीं एडवांटेज भी है, जहाँ पर हमें मोशन को रोकना है वहाँ पर इसका ऑलरेडी एडवांटेज है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हेल्प अस वॉक, अगर हमारे पैर के बीच में, अपने पैर के तलों में अगर देखा होगा कि एक प्रिंट होती है ना, फुटप्रिंट होती है, तो कि जो फुटप्रिंट है, ठीक है, और ग्राउंड सरफेस है वो भी एकदम प्लेन नहीं होती है, तो उन दोनों के बीच में रफनेस होने के कारण आप आसानी से वॉक कर सकते हो। अदरवाइज़ वो नहीं होता, फ्रिक्शन नहीं होता तो आप स्लिप कर जाते और आप मोशन कर ही नहीं सकते थे, आप वॉक कर ही नहीं सकते थे, आपके पैर स्लिप होते रहते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन ज़रूरी होता है, तो वो फ्रिक्शन इतना ही है कि आपको गिरने से रोक सके। इसीलिए आपके पैर में देखना आप फुटप्रिंट पाई जाती है, हाथ में आपके फुटप्रिंट पाई जाती है, हैंड में भी इसलिए होती है ताकि आप किसी भी चीज़ को आसानी से पकड़ सको, है ना। उस प्रिंट के कारण ही आप आसानी से किसी चीज़ को होल्ड कर सकते हो, अदरवाइज़ वो चीज़ आपके हाथ से स्लिप हो जाएगी। आप ग्रिप बना सकते हो किसी चीज़ को पकड़ना, ठीक है, कहीं चढ़ना हो, तो ये सारी एक्टिविटी करने के लिए जो आपके हैंड और लेग दोनों में जो प्रिंट दे रखा है फिट में, ठीक है, वो प्रिंट के कारण जिसको आप ऐसे देख सकते हैं, ये इस तरह से थोड़ा सा रफनेस होता है ना हमारे हाथ में, तो ये सब भी के कारण क्या कर सकते हो, आप अपनी डेली एक्टिविटी कर सकते हो। नाउ मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स, आपने इस तरह से टायर में ग्रिप देखी होगी, ठीक है, तो ये टायर में कोई डिज़ाइन नहीं बनाई जाती है, ये ग्रूव्स होते हैं जो कि फ्रिक्शन ऑफर करते हैं। अदरवाइज जब ड्राइवर ब्रेक लगाएगा तो टायर में ब्रेक न लगते हुए वो एकदम स्लिप करते जाएंगे, ठीक है, जिसके कारण मोशन कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो एक साइड फ्रिक्शन और टायर रोड के मतलब टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन है वो ज़रूरी भी है। हम सोचते हैं कि अगर वो फ्रिक्शन है तो मोशन करने से रोक रहा है, नहीं, बट वहाँ पर हम अपना फोर्स ज़्यादा अप्लाइड कर दे तो बस चलने लगेगी, लेकिन उस बस को रोकना भी तो ज़रूरी है। जहाँ उस बस को रोकना ज़रूरी है तो वहाँ पर फ्रिक्शन ज़रूरी होता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन जो अप्लाइड होता है वो इस ग्रूव्स के कारण और रोड की सरफेस के कारण ही अप्लाइड किया जाता है, जिसके कारण मोशन कंट्रोल में किया जा सके। नाउ जिससे जो व्हीकल की स्कीडिंग होती है, मतलब जैसे आपने ब्रेक लगाया और ब्रेक काम नहीं कर रहे और तो फिर उससे क्या होगा, एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। नाउ थर्ड है स्पाइक्ड शूज़ फॉर बेटर ग्रिप। आपने शूज़ के पीछे वाला पोर्शन यानी कि जहाँ एडी वाला हिस्सा होता है एंकल वाला, वहाँ पर आपने देखा होगा थोड़ा सा ब्रॉड होता है, ठीक है। जो एथलेट्स वगैरह होते हैं, स्पोर्ट शूज़ आपने देखे होंगे, उसके अंदर भी और नॉर्मल शूज़ के अंदर भी, पर एथलेट्स और जो स्पोर्ट शूज़ होते हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है ताकि प्लेयर्स बहुत तेज़ी से दौड़े तो वो गिरे नहीं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो स्लिप कर जाएंगे, गिर जाएंगे, ठीक है, तो उनकी मोशन को कंट्रोल में करने के लिए। बट नॉर्मल शूज़ में भी आपने नीचे की तरफ ग्रिप देखी होगी, स्पाइक्ड देखे होंगे, जिसके कारण रोड या जब भी हम शूज़ पहनकर रोड पर चले तो उस शूज़ और रोड के बीच में फ्रिक्शन ऑफर हो जाए ताकि हम दौड़े, भागे या तेज़ी से चले तो हमारे पैर स्लिप ना करें। नाउ राइटिंग वर्क, आपको पता है कि जिस पेंसिल या पेन से आप अगर लिखते हैं तो वो भी फ्रिक्शन के कारण ही पॉसिबल है, क्योंकि अगर आपके पेपर में आपको जितना स्मूथ नज़र आ रहा है, आपका पेपर जितना प्लेन है, आप इसे जूम करके देखेंगे तो इसके अंदर भी रफनेस पाई जाती है, ठीक है। तो इसी पेपर की रफनेस के कारण आप आसानी से पेन और पेंसिल को इस पर चला सकते हैं। अगर पेन और पेंसिल को रफनेस इस पर नहीं होती तो वो इस पर स्लिप हो जाता और आप लिख नहीं सकते थे। यानी आप राइटिंग वर्क कर रहे हो वो भी किसके कारण पॉसिबल है, फ्रिक्शन के कारण। नाउ एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, आपने देखा होगा कि ब्रेक शू जो होते हैं व्हीकल में वो भी रफनेस यानी उसमें भी ग्रूव्स बनाए जाते हैं, जैसे टायर में बनते हैं वैसे उसमें भी बनाए जाते हैं, ताकि जब आप ब्रेक अप्लाइड करो तो उस ग्रूव्स और टायर के बीच में फ्रिक्शन जनरेट हो जाए, रफनेस जनरेट हो जाए और टायर आसानी से रुक सके। नाउ लिफ्टिंग ऑफ मैच स्टिक्स, लाइटनिंग ऑफ मैच स्टिक, आपने माचिस देखी होगी, मैच स्टिक देखी होगी, उसमें जो मैच बॉक्स होता है उसमें बाहर की तरफ अपने डॉट्स देखे हैं, है ना, तो
उस डॉट्स को इससे दूर दूर क्यों बनाया गया है, एकदम प्लेन क्यों नहीं बनाया, ताकि जब आप मैच स्टिक को उस पर रब करते हैं माचिस को जलाने के लिए तो वो दूर दूर होने के कारण क्या होता है, उसमें रफनेस है, और रफनेस होने के कारण किसी भी चीज़ में बहुत फ्रिक्शन जनरेट होगा, और फ्रिक्शन जनरेट के कारण वो बर्न होना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो वहाँ पर रफनेस क्रिएट करने के लिए, और आपने देखा होगा कि मैच स्टिक का टेम्परेचर बहुत कम होता है, उसे बहुत इग्निशन टेम्परेचर कम की ज़रूरत होती है। जैसे ही वो थोड़ा सा भी रब करता है तो वो जो आगे बारूद लगी होती है वो गर्म जल्दी हो जाती है और जलना शुरू कर देती है, तो उसके लिए थोड़ा सा फ्रिक्शन ज़रूरी होता है। ठीक है, अदरवाइज मैच स्टिक बर्न नहीं करेगी। नाउ स्क्रू एंड नेल्स। देखो स्क्रू जो आपने देखे होंगे जनरली किसी भी मशीन में या उसमें अप्लाइड किए थे, या वुड वगैरह में, ठीक है, लकड़ी की टेबल बेंच हो या आयरन की हो, ठीक है, इनमें स्क्रूज लगाए जाते हैं। तो स्क्रू के अंदर आपने देखा होगा ऐसे थ्रेड बनाए जाते हैं। ठीक है, वो थ्रेड कहीं ना कहीं रफनेस क्रिएट करने के लिए बनाए जाते हैं ताकि बहुत अच्छे से ग्रिप बन जाए। ठीक है, स्क्रू बनाना मतलब एक इंटरलॉकिंग करना ही होता है। उसकी सरफेस पे आपने बैंगल वाली स्ट्रक्चर बना दी है, जिसके कारण वो जिस भी होल में आपने स्क्रू को फिट किया है वो वहीं पर फिट रहेगा और ग्रिप अच्छी बनाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक और एग्जांपल है कि एक शूटिंग स्टार जिसमें मेटेओर्स के बारे में आपने सुना होगा, वो जब एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो बहुत तेज़ी से वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से, यानी अर्थ में प्रेजेंट जो गैसेस है उससे टकराता है, और उसकी सरफेस से फ्रिक्शन, मतलब गैसेस और उसकी सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन होता है तो वो इतना फ्रिक्शन हो जाता है कि उसका जो मटेरियल है वो घिसता चला जाता है और उसकी साइज़ छोटी होती जाती है, और धीरे धीरे वो अर्थ एटमॉस्फेयर में आते आते ख़त्म हो जाता है। और फ्रिक्शन के कारण उसमें लाइट जनरेट होती है, क्योंकि जिन ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन होता है उसके कारण हीट जनरेट होती है। आपको पता ही होगा कि दो चीज़ों में अगर जब उन्हें लगातार रब किया जा रहा है या उनके बीच में फ्रिक्शन ऑफर हो रहा है तो वो गर्म हो जाती है, दैट मीन्स हीट जनरेट होती है। तो ऐसे ही मैटर्स के साथ होता है। मैटर्स में जब वो एटमॉस्फेयर में आते हैं तो एटमॉस्फेयर की गैसेस और उनकी सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता है, और इतना ज़्यादा फ्रिक्शन क्योंकि लगातार वो अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरफ बढ़ते जाते हैं, और ज़्यादा फ्रिक्शन होने से क्या करते हैं, वो हीट इमिट करते हैं। और हीट के बाद हीट जब बहुत ज़्यादा इमिट हो जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी हाई फ्रिक्शन के कारण वो हाई अमाउंट की हीट जनरेट करते हैं, और धीरे धीरे इतनी ज़्यादा हीट जनरेट करते करते वो खुद ही बर्न हो जाते हैं, जलते हुए दिखाई देते हैं। तो कई बार आपको लगता है ना कि तारा टूट रहा है, तो वो मैटर्स ही होते हैं जो बहुत तेज़ी मोशन से एक साथ जलते हैं और फिर बुझ जाते हैं। ठीक है, नाउ वे ऑफ इंक्रीज फ्रिक्शन। आप फ्रिक्शन को कैसे बढ़ाएंगे? तो देखो, फ्रिक्शन को बढ़ाना यानी जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ फ्रिक्शन को हम बढ़ा सकते हैं, और जहाँ हमें ज़रूरत है हम फ्रिक्शन को कम भी कर सकते हैं। तो हम दोनों ही तरीके सीखेंगे। देखो, फ्रिक्शन को बढ़ाने का सबसे इजी तरीका है आप सरफेस को रफ बना दो। ठीक है, जितना आप सरफेस को रफ बनाएंगे उतना उन दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगी। इंटरलॉकिंग ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा और मोशन कम हो जाएगी। तो जहाँ आपको मोशन को, किसी भी टाइप की मोशन को कंट्रोल करना है, या सपोज कर लो आपको हीट प्रोड्यूस करना है, तो हीट भी किससे प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन से। तो फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए आप सरफेस को ज़्यादा रफ बना दो। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी जो भी एप्लीकेशन है जहाँ पर आपको हीट प्रोड्यूस करना है, तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब फ्रिक्शन ज़्यादा बढ़ गया तो वो हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि मैच स्टिक जो मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था। ठीक है, उसी तरह बाय मेकिंग ग्रूव्स, या तो आप रफनेस बना दो या फिर ग्रूव्स कर दो। ग्रूव्स का मतलब होता है डिज़ाइन कुछ इस तरह से उतार चढ़ाव बना दो उस प्लेन सरफेस पर, ताकि वो ग्रिप अच्छी बना सके, पकड़ बना सके। ठीक है, जैसे टायर, बाइसिकल के टायर, कार, बस, इनके टायर में अपन ने ग्रूव्स बनाए देखे होंगे। ठीक है, उस ग्रेटर फ्रिक्शन के कारण जो टायर है वो रोड पर बहुत अच्छी ग्रिप देते हैं और व्हीकल हमारे अकॉर्डिंग चलता है। जब हम शॉर्ट ब्रेक अप्लाइड करें तो एकदम रुक जाता है, वो सिर्फ ग्रूव्स के कारण ही पकड़ होती है। नाउ फ्रिक्शन इज़ एन एवर, मतलब अब इसके डिसएडवांटेज भी हम देखेंगे। ठीक है, मतलब हमने जहाँ एडवांटेज देखे वहाँ कहीं ना कहीं इसकी बुराई भी है। तो डिसएडवांटेज में क्या है कि मशीन को डैमेज करेगा। अब सपोज कर लो मशीन के पार्ट्स से और वर्क कर रहे हैं, तो लगातार कांटेक्ट में आने से क्या होगा, उनके बीच में फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, वो हीट जनरेट करेंगे, और ज़्यादा हीट से पार्ट्स घिसते चले जाएंगे, और पार्ट्स का जो मटेरियल है, जिस भी मटेरियल से मिलकर बने, वो धीरे धीरे घिसता चला जाएगा, और वो पार्ट्स आगे जाके काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, और उसके कारण हीट भी प्रोड्यूस होगी, तो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो भी गर्म हो जाएगा। ठीक है, और इसके कारण मशीन बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, उसकी इफ़िशियंसी ख़त्म हो जाती है।
वियर और टीयर, वियर टीयर मतलब टूट फूट होना। फ्रिक्शन के हमने देखा होगा कि रफनेस के कारण होता है, पर कई बार सरफेस में लगातार रफनेस चलती जा रही है, फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है, तो उसके कारण वो सरफेस टूटने, सरफेस में धीरे धीरे रफनेस ख़त्म हो जाती है और वियर टीयर मतलब स्क्रैचेस आना, ठीक है, शेप बिगड़ना शुरू हो जाता है। अपने टायर के अंदर देखा होगा जो ज़्यादा टायर चल लेते हैं उनके ग्रूव्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वो जो ग्रूव्स है वो रोड से लगातार कांटेक्ट में आते आते वो घिस चुके और उसके कारण वो प्लेन हो गए। तो इस तरह से ग्रूव्स ख़त्म हो जाते हैं, वियर टीयर हो जाता है। कुछ ऑटोमोबाइल्स में आपने ये टायर को देखा होगा, ठीक है, और कुछ ऐसे पीसेस भी आपने देखे होंगे जो टाइम के साथ उन्हें निकाल दिए जाते हैं। मशीन के कुछ पार्ट्स हैं या मशीन में चलने वाला बेल्ट है, कुछ बेल्ट भी होते हैं जो टायर को चलाते हैं मशीनों में, तो वो बेल्ट ख़राब हो जाते हैं। ये सब फ्रिक्शन के कारण होता है। अब हम पढ़ेंगे वे टू रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन बुरा है तो फिर उसे कम करने के उपाय। तो सबसे पहला उपाय है बाय ल्यूब्रिकेटिंग, मतलब आपको फ्रिक्शन को अगर कम करना है तो आप उसके अंदर ऑयल, ग्रीस इस तरह से मशीन के पार्ट्स में फिल कर सकते हो। ये कुछ ऑयल और ग्रीस के एग्जांपल हैं। जैसे ऑटोमोबाइल में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑटोमोबाइल मतलब एक व्हीकल जो लगातार चलता है, तो उसकी सारी मशीनरी में कहीं ना कहीं मोशन होता है और वो पार्ट्स आपस में घिस ना जाए, ख़राब ना हो जाए, इसलिए हम उसमें ऑयल या ग्रीस अप्लाई कर देते हैं। आपका ये फ़ैन है घर में यूज़ होने वाला, वो लगातार मोशन करता रहता है तो उसमें हम ऑयल फिल करते हैं। सिलाई मशीन है, तो इस तरह की मशीन जो होती है उसमें फ्रिक्शन से बचाने के लिए, इवन डोर के जो ये कब्जे जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो हिंज जॉइंट भी कहते हैं जिसे, उसमें भी हम ऑयलिंग कर देते हैं ताकि वो टाइम के साथ ख़राब ना हो, फ्रिक्शन के कारण डैमेज ना हो, ठीक है। और ये जो आप ऑयल फिल कर रहे हो उसके कारण क्या होगा, दोनों सरफेस के बीच में जो इरेगुलरिटीज़ थी, ठीक है, जो रफनेस थी, उसके बीच में ऑयल फिक्स हो जाता है और ऑयल फिक्स होने के कारण पहली सरफेस दूसरी सरफेस पे स्लिप करने लग जाती है, जिसके कारण फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। और ग्रेट एक्सटेंट मतलब एकदम स्लिप नहीं करती है कि फ्रिक्शन ख़त्म हो गया, पर कुछ हद तक फ्रिक्शन को कम कर देती है, ठीक है। अब जैसे आपने कैरम में भी देखा होगा कि ये जो जब आप स्ट्राइकर को जैसे ही शॉट करते हो किसी भी गोट को, तो वो क्या होता है, उसके रबिंग होती है बार बार कैरम की सरफेस पे, ठीक है। तो वो अपने क्या कर दिया है, पाउडर डाल दिया। टॉल्कम पाउडर डालने से क्या हुआ, वो पाउडर बहुत चिकना सा और स्मूथ होता है, जिसके कारण फ्रिक्शन कम हो जाता है, ठीक है। और कॉइन आसानी से ट्रैवल कर सकता है उस पाउडर्ड कैरम बोर्ड पर, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अनपाउडर्ड कैरम बोर्ड पर, ठीक। तो ये ग्रेफाइट पाउडर होता है, वो भी यूज़ किया जाता है। ग्रेफाइट मतलब जैसे आपकी पेंसिल बनी है ना, जिसे आप लिखते हो, ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस है वो ग्रेफाइट है, तो वो भी काफ़ी स्मूथ होता है, तो उसका पाउडर भी मशीन के अंदर फील किया जाता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए। एक और तरीका है बाय पॉलिशिंग। आप पॉलिशिंग कर देंगे तो दोनों सरफेस के बीच में इंटरलॉकिंग या इरेगुलरिटीज़ जो है सरफेस की, जिसे हम हिल्स और वैलीज़ कहते हैं, तो पॉलिश करने से वो उस जो जितनी भी वैलीज़ होगी, ठीक है, उनके अंदर क्या हो जाएगा, पेंट या जो भी कलर है वो फील हो जाएगा और उसके कारण रफनेस कम हो जाएगी और वो स्मूथ बन जाएगी, ठीक है। बाय यूजिंग बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग भी एक अच्छा एग्जांपल है, जहाँ रोटेटिंग व्हील्स है, जैसे लगातार व्हील रोटेट होते हैं, तो देखो ये व्हील जैसे रोटेट हो रहा है और अंदर एक और शाफ्ट रोटेट हो रही है, तो बॉल बियरिंग क्या करता है, जब ये वाला पोर्शन अलग घूम रहा है मशीन का और बाहर वाला पार्ट्स अलग घूम रहा है, तो उस केस में ये दोनों पार्ट अगर एक दूसरे से चिपक जाते तो इसके और इसके बीच में क्या होता, ये भी रोटेट हो रहा है अंदर वाला और बाहर वाली रिंग भी रोटेट हो रही है, तो दोनों रिंग के रोटेट होने से ये दोनों सरफेस आपस में घिस जाती और जल्दी डैमेज हो जाती। तो उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, इसके बीच में हमने क्या कर दिया है, स्टील के ऐसे बने हुए बॉल भर देते, ठीक है, तो ये बॉल बियरिंग्स कहलाते हैं। अब देखो जब ये वाली सरफेस रोटेट होगी तो ये बॉल आपस में अंदर फिक्स है और ये किसी पॉइंट से फिक्स नहीं है, बस इन्हें इन दोनों के बीच में दबा दिया गया है, तो जब भी ये बाहर वाली सरफेस रोटेट होगी तो ये बॉल भी अंदर छोटे छोटे घूमते रहते हैं। और हमें पता है कि जितना भी हम सर्कुलर रोल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। अगर ये नहीं होता तो ये दोनों के बीच में स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता, बट ये बॉल फील करने से कौन सा फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन मतलब ये जो बॉल से सिर्फ घूमते जाएंगे तो इसका सिर्फ एक पॉइंट यहाँ टच होगा, एक पॉइंट यहाँ टच होगा, ऐसा करने से दोनों के बीच में फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है। और ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अपने बाइक या बाइसिकल का व्हील वगैरह में देखा होगा, आगे की तरफ ये लगा होता है एक हैंडल, तो जिससे हम अटैच करते हैं और दूसरा वाला व्हील से कनेक्ट होता है, तो व्हील आसानी से घूमता है, तो इसके और इसके बीच में फ्रिक्शन नहीं होता।
ठीक है। नेक्स्ट है बाय यूजिंग रोलर व्हील्स। अब आपको लगता है कि कहीं आपका लगेज बहुत हैवी है जिसे आप ऐसे रगड़ नहीं सकते, रगड़ोगे तो रोड से और उससे फ्रिक्शन होगा और बैग खराब हो जाएगा, तो वहाँ पर आपने देखा होगा व्हील लगा दिया है, ठीक है। तो हमें पता है रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होता है, तो बेस्ट वे है अगर फ्रिक्शन को कम करना चाहते हो तो किसी भी ऑब्जेक्ट को रोलिंग व्हील से या उससे धकेलने की कोशिश करें, ताकि वो रोल से और रोड की सरफेस है दोनों के बीच में केवल एक छोटा सा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यानी एक छोटी सी लाइन, जितनी उसकी विड्थ होगी व्हील की केवल उतनी विड्थ के बराबर एक लाइन ही कांटेक्ट में आती है। फिर ये व्हील आगे की तरफ मोशन करेगा तो अगली लाइन कांटेक्ट में आएगी। तो इस तरीके से पूरा व्हील की सरफेस कांटेक्ट में ना आते हुए एक लाइन बराबर का सब एरिया ही बार बार रोड के कांटेक्ट में आता है और फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है। और लास्ट है बाय स्ट्रीमलाइन। जैसा कि हमने फ्लूइड में देखा, तो स्ट्रीमलाइन शेप देने से भी फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि स्ट्रीमलाइन शेप क्या होता है, इस तरह से होता है। तो आगे से आने वाला जितना भी वाटर है तो वो वाटर को क्या करता है, यहाँ से टकराता है तो वाटर को इधर और इधर भेज देता है, तो बची हुई पीछे सरफेस पर वाटर का प्रेशर कम बनता है, तो फ्रिक्शन कम होता है। उसी तरह एयर के लिए भी आगे से आने वाली जो एयर से वो एक कॉर्नर से इस छोटे से सरफेस एरिया से कांटेक्ट में आती है, तो छोटे सरफेस एरिया ही छोटा है तो जो फ्रिक्शन अप्लाइड होगा वो भी कम होगा, तो वो इस पॉइंट से टकरा के एयर को इधर और इधर दोनों साइड फेंक देता है। और लगातार आपने देखा होगा जब शिप आगे की तरफ चलती है, ठीक है, तो वो वाटर को पीछे ऐसे साइड से हटाती जाती है ताकि शिप के बराबर रास्ता बनता जाए। सेम उसी तरह एरोप्लेन भी एयर्स को इस तरह से एयर को हटाता रहता है, गैसेस को, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन शेप बनाने से भी फ्रिक्शन की वैल्यू कम से कम होती है। ओके, थैंक यू।